नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा और इस बार अफसरनामा में हम बात करेंगे 2011 बैच के आईएएस अधिकारी और एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के निदेशक। इसके अलावा उनके पास बड़ी जिम्मेवारी है, माइनिंग और जियोलॉजी के भी निदेशक हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू। सर, पहला सवाल यही है कि ये जो जिम्मेवारियां हैं, मैं पहले कृषि की बात करूंगा। आप उसके निदेशक हैं और बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं कृषि को लेकर कि किसानों के हित की जो योजना है वो बनाई तो जाती हैं, लेकिन उन तक पहुंचने में बड़ा ऐसे लग रहा है कि जिस रूप में पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचती। किस तरह की कोशिशें हो रही है जमीन पर? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो हम बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत परफेक्ट बनाते हैं। मगर जब उसको अमली जामा पहनाना होता है, तो उसके लिए हमें किसान का माइंडसेट बदलना होता है। तो माइंडसेट बदलने का एक कंपोनेंट बहुत बड़ा है। यदि किसान ने एक बार ये सोच लिया कि मैंने इस तरह से अपनी तकनीक से काम करना है, एक बिल्कुल परंपरागत ढंग से लेके और हम पारंगत तकनीकी ढंग की कृषि को हम करेंगे, तो निस्संदेह उसकी हर तरह से आय भी बढ़ेगी, उसकी आमदनी बढ़ेगी, जो हमारी फसलें हैं उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छे से आएगी। तो उसमें जो किसान का माइंडसेट बदलने की बात है, एजुकेशन पार्ट है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो गैप रहता है वो हमेशा इस जगह पर गैप रहता है, जिसको मैं हमेशा फिलअप करने का प्रयास करता हूँ। नहीं, वही है, किसान को एजुकेट करना, योजनाओं और बहुत सारी तकनीकें आ रही हैं, अभी भी अनजान है किसान, जिनका वो फायदा नहीं ले पा रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, कृषि के लिए भी और किसान के लिए भी। उसके लिए डिपार्टमेंट क्या तैयारी या क्या इस तरह की नीति है कि सही तकनीक और सही वक्त पर यानी जल्दी पहुंचे, उसके लिए क्या? इसमें जो खेती है ये मौसम के अनुसार चलती है हमेशा। और क्योंकि अब ये पुराने जो ट्रेडिशनल हमारी चीज़ें हैं, हमें उनसे हटकर नई तकनीक को अडॉप्ट करना होगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें हैं, जो क्लाइमेट की हमारी जितनी भी भविष्यवाणी है, और जितनी भी हमारी नई टेक्नोलॉजी आई है, नई मशीनरीज आई हैं, उन सब का प्रयोग करते हुए ही हमें आगे बढ़ना होगा। हम क्लाइमेट चेंज को हम देख रहे हैं कि आज के दिन क्लाइमेट कितना बदल गया है। हम देख रहे हैं कि जितनी भी हमारी फसलें हैं, अब उसमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं रहे, और उसके कारण बल्कि दूसरे पक्ष का यदि आप देखेंगे तो तरह तरह की बीमारियां भी आ गई हैं। अब जैसे पहले इतना नहीं था गेहूं की, हमारी हमने बहुत ज़्यादा उत्पादन कर दिया। कहाँ तो हम गेहूं को पहले इंपोर्ट करते थे, अब हम गेहूं को एक्सपोर्ट करते हैं, और विश्व में सबसे बड़े एक्सपोर्टर के रूप में हम जाने जाते हैं। लाइकवाइज हमारा यदि आप उसमें जीडीपी के अंदर देखेंगे, तो हरियाणा के जो टोटल में हमारा 20% का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसके बावजूद आप देखोगे कि इनके कारण बीमारियां भी बहुत फैल रही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया है, तो इसमें ये जो श्री अन्न की बात हम करते हैं, ये श्री अन्न, मोटा अन्न जिसको हम कहते हैं, इसके बहुत गुण हैं। पहले हम हमारे बुजुर्ग हमारे यही खाते थे, और इसलिए वो स्वस्थ भी होते थे और उनकी लंबी आयु भी होती थी। आज आप देखिए कि छोटी छोटी उम्र में ही बच्चों को इतनी बीमारियां होती हैं। अल्टीमेटली है तो ये हमारा खाने पीने, रहने का, हमारे लाइफस्टाइल की बातें हैं, जिसका इतना बदलाव आ गया है। तो हमें अपने आम आदमी को उसके स्वास्थ्य के लिए वो सही रहे, इसलिए ज़रूरी है कि उसको सही उत्पाद भी उपलब्ध हो। इसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, हम नैसर्गिक खेती की बात करते हैं, नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं। हम अब गेहूं और धान जैसी खेती से हटकर विविधीकरण करते हुए हम उसको मक्का और बाजरा और श्री अन्न की जो दूसरी वैरायटीज हैं, हम उसकी तरफ ले जाने की तरफ प्रयास करते हैं, और इसमें हमें बहुत हद तक सफलता भी मिली है। एक और बड़ी चीज सर, ये जो चीजें लगातार जिस तरह से आप ये डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, धान और गेहूं से अलग करने की बात कर रहे हैं, सवाल ये आ रहा है कि किसान इनकी तरफ क्या मुनाफा वाली जो बात है वो उसको नहीं हो रही है या जानकारी नहीं है? वजह क्या है? किसान हमेशा एक फसल को छोड़कर दूसरी फसल पर तभी जाएगा, अपने कंफर्ट जोन को, कोई भी आदमी किसी भी व्यवसाय का है, वो तभी जाता है जब उसको लगता है कि यो यदि ये यहाँ पर 100 रुपए की आमदनी है और दूसरी जगह उसको 101 रुपए की भी आमदनी है, प्लस उसको दूसरे बेनिफिट्स हैं, तभी वो स्विच ओवर करेगा। तो हमने किसानों को यही कहा है। जैसे अब हमने बाजरे की बात है, तो बाजरे को हमने प्रमोट करने के लिए बाजरा भावांतर योजना लेके आए, और बाजरा भावांतर योजना के तहत हमने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग किसानों को पिछले 2 वर्ष में 1,000 करोड़ रुपए के करीब का हमने फायदा डायरेक्ट उनके खाते में दिया है। इसी तरह से अब की बार भी बाजरा भावांतर के तहत भी हम हमारी स्कीम लागू है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं।
इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूरजमुखी के ऊपर भी भावांतर योजना दी है। सूरजमुखी के ऊपर भी जो रेट है, जो भावांतर में क्या है कि मार्केट रेट और एमएसपी, एमएसपी तो फिक्स हो जाती है, लेकिन मार्केट रेट कई बार एमएसपी को टच नहीं कर पाता। तो जो एमएसपी और मार्केट रेट के बीच का गैप होता है, हम उस गैप को, सरकार उस गैप को कंपनसेट करती है फार्मर को, ताकि किसान को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। और एमएसपी हमेशा ये हर फसल का एक अर्थशास्त्र बनता है, उस अर्थशास्त्र के तहत ये एमएसपी फिक्स किया जाता है। ये भावांतर वाली निश्चित रूप से किसानों के लिए एक बड़ा एक सहारा है यूं कहिए। लेकिन एक बात और लगातार आ रही है कि किसानों को जो पोर्टल से आप चाहे मुआवजे की बात करें या दूसरी बात करें, जो स्कीम्स है जिनका बेनिफिट देना चाह रहे हैं, वो विपक्ष के निशाने पे भी रहता है। वहां क्या हमारा किसान इतना अवेयर है, इतना जागरूक है कि वो इजीली इन पोर्टल्स को, ऑनलाइन सारी चीजों को अपने जो हित की हैं उनको हैंडल कर लेता है? आप मानते हैं सर? आप ये देखिए कि अब की बार हमने पहली बार हमारी टोटल जो जमीन है, जो एग्रीकल्चर लैंड हम मानते हैं या दूसरी जो इसके साथ मानते हैं, वो 91.5 लाख एकड़ जमीन मानते हैं हरियाणा में। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर पहली बार 100% जमीन की मैपिंग की है। 100% जमीन की हमारे पास अब पूरा आंकड़ा है कि कितनी जमीन में खेती होती है, कितनी जमीन में खेती नहीं होती है, और खेती होती है तो किस तरह की खेती होती है, तो उससे हम अपनी योजना भी बना सकते हैं। यूजुअली आप देखेंगे कि हमेशा 63-64 लाख और मैक्सिमम खींच के 70 लाख एकड़ तक किसान अपनी खुद रजिस्टर करता है। तो 70 लाख के बाद की जो जमीन जितनी भी है, वो उस तरह की जमीन है जिसमें उसको सब्जी करता है या कोई अन्य तरह की खेती करता है, जिसमें उसको एमएसपी की या सरकारी मंडी में बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अन्यथा यदि आप देखो कि जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल खेतियां हैं, चाहे वो गेहूं है, धान है, सरसों है, बाजरा है, दाल है, कॉटन है, इसके अंदर वो बाकायदा रजिस्टर करते हैं एमएफएमबी पोर्टल के ऊपर, और एमएफएमबी पोर्टल पे रजिस्टर करा के वो सरकार की हर स्कीम का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं, और उससे पूरी ट्रांसपेरेंसी है। एक आधार सीडेड बैंक अकाउंट नंबर है जो हमारे पास होता है, उसी के ऊपर हम सारे मोबाइल नंबर हैं, हमारे पास लगभग 19 लाख किसानों के मोबाइल नंबर हैं, जिनको हम बल्क में मैसेज भेज के और समय समय पर उनको सचेत करते रहते हैं, सजग करते रहते हैं, उनको सूचनाएं देते रहते हैं। तो ये हमारे पास एमएफएमबी पोर्टल का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत अब किसान आ रहे हैं, खुद वॉलंटरली उस पर रजिस्टर करते हैं। अब वो समस्या नहीं रही है। इसके अलावा आप देखोगे कि आज किसान गांव में किसी में भी आप चले जाएं, हर किसान के पास मोबाइल है, और कई बार विपत्ति में आदमी कई तरह की खोज भी लेकर आता है। तो कोरोना टाइम में क्या हुआ कि पहले बच्चों को मोबाइल्स नहीं देते थे, हम आप भी नहीं देते थे, हम भी बच्चों को ये कहते थे कि मोबाइल नहीं देना, उसको दूर रखते थे। मगर कोरोना टाइम में हमने मोबाइल्स दिया, क्योंकि शिक्षा मोबाइल के माध्यम से ही चले। तो उससे भी एक हर परिवार को, गांव के हर परिवार को एक बूस्ट मिला, और आज के दिन उसी मोबाइल के ऊपर सारी की सारी, चाहे वो कृषि संबंधी बातें हैं, चाहे वो हेल्थ संबंधी बातें हैं, चाहे वो कोई और दूसरे विभाग की भी बातें हैं, वो उसके ऊपर हर किसान या हर बेनिफिशियरी उसके ऊपर रिसीव कर रहा है। और एमएफएमबी पोर्टल से बहुत बड़ी फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम के अंदर आई है, और जिसका किसान ने बहुत खुले दिल से अब स्वागत भी किया है। ये बिल्कुल ठीक बात कही है सर ने कि पारदर्शिता बड़ी महत्वपूर्ण है, और डिजिटलाइजेशन से, और जिस तरह से पोर्टल की बात कर रहे हैं सर, उससे निश्चित रूप से एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी किसानों के हित में निश्चित रूप से आ रही है। ये सर लगातार कह रहे हैं। सर एक और बात है कि पराली वाला विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया है, आप जानते ही हैं। ये की वजह क्या है कि आप लगातार बार बार सरकारें कोशिश कर रही हैं कि उससे ज़मीन की उर्वरक क्षमता कम होती है, पॉल्यूशन बढ़ता है, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होता है, फिर भी किसान क्यों नहीं समझा पाने में आप उनको कामयाब हैं? देखिए, इसमें हमारे तो विभाग का नाम ही कृषि तथा कल्याण विभाग है, किसान कल्याण विभाग है। तो हम जितनी भी स्कीम्स बनाते हैं वो किसानों के कल्याण के लिए बनाते हैं, और किसान के कल्याण में हमेशा एक चीज रखते हैं कि उसकी आमदनी बढ़े। जब हम छोटे थे, हमने खूब देखा है, मैं किसान परिवार से हूँ, हमने अपने खेत में बहुत अच्छी भली भांति देखा कि पराली की इसकी उपलब्धता और इसकी उपयोगिता नहीं थी। मगर आज के दिन जब से इस पराली के जलाने की और ये पोल्यूशन की बात है, तो 500 रुपये पर टन के हिसाब से प्रति एकड़ 2 टन हमने पराली को मानते हुए हर किसान को, चाहे वो अपने खेत के अंदर उसका प्रबंध करे या खेत के बाहर उसका प्रबंध करे, हम उसको 1000 रुपये देते हैं।
अब यदि वो नहीं जलाएगा तो उसको 1,000 रुपये की एडिशनल इनकम आ गई। इसके अलावा अब की बार आप देखोगे कि चाहे IOCL में हमारा बायो एनर्जी का प्लांट लगा है, इस तरह से पेवा में प्लांट लगा है, भूना में, फतेहाबाद में लगा है, कैथल में है, तो इस तरह से अब की बार प्लांट भी लगे हैं। तो लगभग 14 लाख टन पराली का प्रबंधन तो इंडस्ट्रियल यूज में ही हो जाएगा। पराली का इंडस्ट्रियल यूज में बहुत बड़ा एक रोल है। और इसमें एक चीज़ और की गई, इसका हमने एक कॉमन डिटरमिन्ड रेट फिक्स किया है। ये देश में पहली बार किया है। हरियाणा प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी की मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश के अंदर जिसने पराली का एक कॉमन डिटरमिन्ड रेट फिक्स किया है, और वो है 2,500 रुपये टन। यानी कि 2,500 रुपये टन उसका एक रेट हो गया, कॉमन डिटरमिन्ड रेट है। और यदि उसकी मॉइस्चर रेट 20% से भी कम है तो 500 रुपये उस पर एडिशनल मिलते हैं, यानी कि 3,000 रुपये टन। तो इस रेट से उसकी किसान की आय बढ़ेगी। और किसान इसको खरीदना तो देखो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए उन फैक्ट्रीज ने है, मगर उसकी किसान यदि वहाँ बेचेगा और अच्छी मॉइस्चर वाली पराली बेचेगा तो निस्संदेह उसको एक एडिशनल इनकम होगी। और जो पहले ये एक काइंड ऑफ वेल्थ फ्रॉम द वेस्ट है, उस पराली का जिसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा था, उससे वो वेल्थ जनरेट कर रहा है। तो इस तरह से हमने, ये नहीं है कि हमने किसान को वैसे ही छोड़ दिया कि हम आप पराली ही मत जलाओ, बट उसके साथ उसका प्रावधान भी दिया है कि आप कृपया अपने आप को, ये जो वेस्ट है आपका, इससे आप वेल्थ भी कमाएं। आप इसको समुचित ढंग से यदि उसका प्रयोग करते हैं, उसको बेचते हैं, तो हम उसको उसकी आमदनी बढ़ा रहे हैं। बड़ी चीज़ है, बड़ा प्रोत्साहन है किसान के लिए पराली ना जलाने को लेकर। सर, एक आखिरी सवाल आपकी इस जिम्मेवारी की अगर हम बात करें तो माइनिंग भी आपके पास है, उसके निदेशक भी आप हैं। उसमें लेके अगर बात करें किस तरह से माइनिंग जो डिपार्टमेंट है वो प्रदेश में किस तरह से काम कर रहा है, रेवेन्यू के लिहाज से बात करें, रोजगार के लिहाज से बात करें। माइनिंग डिपार्टमेंट में हम माइंस को रेगुलेट करते हैं और उसका रेट मार्केट में ज़्यादा ना बढ़े, कंज्यूमर को एक सही रेट में सही मात्रा उसकी मिलती रहे, ये आवश्यक है कि उसका एक रेगुलेशन हो। इसका केवल आमदनी बनाना ही सरकार का ध्येय नहीं है, उसका रेगुलेशन एक ध्येय है, और रेगुलेशन भी लीगल वे से, लिजिटिमेट वे से। तो हम इसके रेगुलेशन में, जब मैंने ज्वाइन किया था तो 39 माइंस हमारी चलती थी। उसके बाद मैंने इस 3-4 महीने के अंतराल में 15 से ज़्यादा माइंस की ऑक्शन करके और उनका भी लेटर ऑफ इंटेंट हमने इशू कर दिया। अफसरनामा लगातार जारी है। 2011 बैच के IAS अधिकारी नरसिंह बांगड़ जी के बारे में बात हो रही है। निदेशक हैं कृषि विभाग के, और इसके अलावा बड़ी जिम्मेवारी यही है कि मिनरल और जियोलॉजी उसके भी निदेशक हैं। सर, वो जिस तरह से किसानों की भी आपने बात बताई और बताया कि माइनिंग में किस तरह से सुधार सरकार कर रही है, और कुछ इस तरह की बातें और इस तरह की स्कीम, इस तरह की योजनाएं जो किसानों के लिए पर्टिकुलरली आप लोग लेके आए हैं, जिनसे उनका हित होता हो। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में पहली बार SC कंपोनेंट का जो मैकेनाइजेशन का मशीन का पैसा होता है, हमने अभी पिछले साल मार्च में 660 ट्रैक्टर हमने हरिजन किसानों को दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमने झंडी दिखाई और हिसार में ही मेले में दिखवाई थी हमने, और उसमें 3 लाख रुपए 50% सब्सिडी हमने हर फार्मर को दी। और इसके अलावा जो उसमें दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है कि वो हमने E-वोचर इंट्रोड्यूस किया। हिंदुस्तान में कृषि विभाग में पहली बार E-वोचर को हमने इंट्रोड्यूस किया। ये बड़ी चीज है, लेकिन ये किस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि आप? इसके लिए हमने पहले एप्लीकेशंस इनवाइट की, उसमें जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, क्योंकि हमारे पास जैसे कि यूजुअली देखा जाता है कि अनुसूचित जाति के जितने किसान हैं उनके पास इतनी ज़मीनें नहीं होती हैं, तो हमने, लेकिन वो किसी ना किसी की ठेके पर लेकर, पट्टे पर लेकर, चाहे वो ग्राम पंचायत की है, चाहे वो इंडिविजुअल है या सरकार की है, तो खेती ज़रूर करते हैं। किसान किसान है, जो भी किसानी करता है वो किसान है, उसका किसी तरह वर्ग से या जाति से हम उसको कभी नहीं बांटते। तो जिसने भी MFMB पोर्टल पर पिछले वर्ष अप्लाई किया था किसी भी फसल के लिए, तो हमने उसको किसान मानते हुए उसकी एप्लीकेशंस को इनवाइट किया था। इसके अलावा आप ई रवाना की बात कर रहे थे, ई रवाना के बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए।
ई रवाना पोर्टल हमारा पहले पिछले लगभग 2 वर्ष से चल रहा था। उसमें क्योंकि वो नया था, तो वक़्त के साथ-साथ उसकी अपडेशन होती है। जो-जो भी उसमें हमें लगा कि ये चीज़ें इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, उन सबको इनकॉर्पोरेट करके और हमने अभी चंद दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी से ई रवाना 2 पोर्टल को हमने अपलोड कराया और इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसको इसके तहत क्या है कि आपको रियल टाइम सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। जैसे ही माइन से कोई गाड़ी निकलेगी, वो गाड़ी वे ब्रिज पर जाएगी, तो वे ब्रिज पर जाकर जैसे ही उसकी पैमाइश होगी और तुलाई होगी, तो तुलाई का डाटा सीधा हमारे हेडक्वार्टर पर आ जाएगा और तुलाई के बाद जब वो आगे चलेगा तो उसकी मूवमेंट जीपीएस की मूवमेंट के साथ-साथ वो सारी की सारी हमारे पास रिकॉर्ड होंगी। तो मॉनिटरिंग के लिए, रेगुलेशन के लिए एक ये बहुत बड़ा टूल साबित होगा। इसके साथ जब हम इसकी आगे फर्दर अपग्रेडेशन करेंगे, तो उसके अंदर जितने भी माइंस के ड्यूज़ हैं, जो उसको 7 तारीख तक हर महीने देने होते हैं, तो उसके बाद भी एक उसको 15 दिन बाद एक अलर्ट जाएगा, 30 दिन बाद फिर दूसरा अलर्ट जाएगा, तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, उस पे भी हम अग्रसर हैं। निश्चित रूप से इससे पारदर्शिता आएगी और सबसे बड़ी बात जिस तरह से सर ने अपनी जिम्मेवारियों के बारे में बताया कि एक निदेशक के तौर पे कृषि और किसानों के वेलफेयर के लिए सरकार क्या कर रही है, इसके अलावा माइनिंग की जो स्थिति है उसे सुधारने के लिए सरकार कितनी जमीन पर काम कर रही है, वो सारी सर ने अपनी जिम्मेवारियों के बारे में बताया। सर एक ये तो जिम्मेवारियों की बात हो गई। शुरू से आपने तय किया हुआ था कि जो सिविल सर्विसेज हैं उनमें जाना है, या क्या प्रेरणा क्या थी, क्या वजह रही कि सिविल सर्विसेज में आने की? मैं सच बताऊं तो इतना ज्ञान नहीं था और सिविल सर्विसेज के बारे में पता भी नहीं था। ये तो बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, माता-पिता का आशीर्वाद रहा और भगवान की बड़ी कृपा रही कि पढ़ते चले गए और आगे-आगे रास्ते खुलते चले गए। तो पहले मैं एमडी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहा फिज़िक्स में, फिर मैं एचसीएस में आ गया था और फिर 2011 बैच से मैं आईएएस में। तो फिर ये जो प्रेरणा है, या यूँ कहिए कि इस मुकाम तक पहुँचने में ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी भूमिका को आप याद करना चाहोगे, जिनके बगैर ये यात्रा ऐसे लगता है कि पूरी नहीं होती? निसंदेह मैं इसमें मेरे माता-पिता के साथ मेरे गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वर्गीय श्री रमेश गर्ग साहब जो मुझे स्कूल में टीचर थे हमारे, और फिर हिंदू स्कूल में मैं पढ़ा, वहाँ हमारे हेडमास्टर भी रहे श्री ओपी गर्ग साहब। सोनीपत की बात? सोनीपत की बात है। और फिर हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर ओपी चुग थे और फिर आगे चल के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एसपी सिंह और प्रोफेसर नथी सिंह। मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मुझे हमेशा मेरे करियर को शेप दिया और रिफाइंड किया। मेरे माता-पिता ने, मेरे दादाजी ने, उनका भी मेरे ऊपर हमेशा वरदस्त रहा और उन्होंने मुझे कभी भी जब मैं पढ़ता था, तो मेरी पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह की मुझे टोका नहीं और हमेशा मुझे गाइडेंस देते थे। मैं आपको छोटी-सी बात बताऊँ कि मैं मैथमेटिक्स मेरा ठीक-ठाक सा रहा है, जी। तो मेरी एमएससी मैथमेटिक्स करने का मन था। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि भाई एमएससी करनी है तो फिजिक्स में करो। तो खैर मैंने एमएससी में फिर मैंने सीएसआईआर का, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का स्कॉलरशिप मेरा मुझे मिला और वो लेक्चरर की बेसिक पे और प्लस अलाउंसेस उसमें मिलते थे हमें, डीए नहीं मिलता था, तो काफ़ी अच्छी अमाउंट, हैंडसम अमाउंट उसमें मिलती थी। और उसके बाद मेरे अमेरिकन जर्नल फिजिकल रिव्यू बी, और ये अब मेरा बड़ा मैं सौभाग्य मानता हूँ कि मैं किसान परिवार से हूँ। किसानी मैंने की है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे और मैं इवन एमएससी भी करता था फिजिक्स में, तभी भी जब भी घर जाते थे तो मेरे अनुरूप ही मुझे काम दिए जाते थे। ऐसा नहीं होता था कि काम नहीं, बट मेरे अनुरूप दिए जाते थे। तो उस तरह से किसानी के साथ जुड़े हुए थे और आज मुझे सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानी की जो सेवा का एक अवसर दिया है, निस्संदेह मैं बहुत अपने मैक्सिमम अपना देने का प्रयास करता हूँ और मुझे हमेशा हमारे मंत्री महोदय का और मेरे पहले मैडम एसीएस थे और फिर सुधीर राजपाल साहब आए और फिर अब हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब विजेंद्र कुमार साहब हैं, उनका हमेशा सहयोग रहता है और मैं जब भी कोई स्कीम लेके जाता हूँ
तो वो हमेशा उसमें मेरा मार्गदर्शन करके और उसको रिफाइन करके हमने भेजी है, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा उसको एक्सेप्ट किया है। तो सर जिस तरह से बताया कि आपने जो ये मुकाम हासिल किया है, पेरेंट्स और आपके टीचर्स का बड़ा अहम रोल रहा। फैमिली की बात करें, ये अक्सर ये चीज़ आती है कि जब इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी होती है तो कहीं न कहीं फैमिली के साथ कोऑर्डिनेशन में बड़ी दिक्कत आती है, टाइम के अभाव की या इस तरह की चीज़ें। कुछ परिवार में किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहता है पहली बात और कौन-कौन फैमिली में है? इसके बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए। मेरी शादी श्रीमती संतोष से हुई थी 93 में। हमारे 2 बच्चे हैं, बड़ी मेरी बेटी है, छोटा बेटा है। और मैं क्योंकि नौकरी में ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ, तो डॉक्टर संतोष जी का ही इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बच्चों के पालन पोषण में और उनकी देखभाल में और उनकी पढ़ाई में। वक्तन फ़क्तन पर मैं भी अपना जो कंट्रीब्यूट करता रहता हूँ। और मेरी पत्नी है वो प्रिंसिपल पद से अभी पदोन्नत होकर बीआरसी के पद पर कार्यरत हैं गुड़गांव में ही। मेरी बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी ने लेडी श्री राम कॉलेज से कॉलेज किया, फिर इंग्लैंड से 2 ईयर एमएससी इकोनॉमिक्स में किया और भारतवर्ष के 0.5% बच्चों में बेटी का रैंक था। और फिर यहाँ आकर वापस यूपीएससी से लेटरल एंट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर नीति आयोग में उस समय कार्य किया और अब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यूनाइटेड नेशंस की सर्विसेज में वर्ल्ड बैंक में रीजनल कंट्री एनालिस्ट है और अपना काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, खुशी होती है बच्चे की के लिए। छोटा मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने एलएलबी और एलएलएम वो जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी है सोनीपत में हमारे, वहीं से किया और उसके बाद अब वो दिल्ली हाई कोर्ट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपनी लिटिगेशंस करता है, प्रैक्टिस करता है। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल की लिस्ट में भी अब वो एनलिस्ट है, एम्पेनल्ड है, तो वो भी अपना काम कर रहा है। तो इस तरह से सब अपने अपने काम में मस्त है। निश्चित रूप से बड़ी चीज़ है, लेकिन सर सिविल सर्विसेज आपको देखते हुए कभी ख्याल नहीं आया दोनों बच्चों को या उनका इंटरेस्ट इस तरफ नहीं था आपके? हमने कभी ना मैंने ना डॉक्टर संतोष जी ने कभी बच्चों के ऊपर कोई चीज़ थोपी। मैं जैसे फिज़िक्स का हूँ, तो दोनों बच्चों ने वो फिज़िक्स से बहुत दूर रहे, बट उनकी पसंद था। दोनों बच्चों ने अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स को चूज़ किया और मैंने जैसा कि अनुरोध किया था पहले भी कि आप कुछ भी करें, किसी भी फील्ड में जाएँ, बट आप उस फील्ड में एक्सेल करें। आप इवन खेती भी करते हैं, तो खेती में भी आज के दिन आप यदि हाई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो खेती में भी अपने आप में एक प्रोफेशन है। तो इसी तरह से बेटी ने इकोनॉमिक्स को अपना एक फील्ड चुना और भगवान की बड़ी कृपा है, अच्छा काम कर रही है। निश्चित रूप से बड़ी और बेटे ने लॉ प्रोफेशन को चुना, उसका गवर्नमेंट जॉब की तरफ अभी कोई रुझान नहीं है, तो वो भी अपना लिटिगेशंस में दिल्ली के अंदर अपना अच्छा काम कर रहा है। तो दोनों बच्चे अपनी अपनी पसंद के अपने अपने फील्ड में है आगे सर, बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है क्योंकि अपना जो इंटरेस्ट होता है, ये सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि कोई भी आप कर रहे हैं, किसी भी आप क्षेत्र में हैं, तो बेहतर करें, शानदार करें, उसमें सबसे अच्छा करें, ये ज़रूरी है। सर हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उनके लिए कोई टिप दीजिए? सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट से एक ही अनुरोध है कि वो चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, जरूरी नहीं है कि वो एचसीएस और आईएएस में आए या आईपीएस में आए, किसी भी फील्ड में जाएं, जिस भी फील्ड में जाएं, अपना पूरा उस फील्ड के अंदर अपना पूरा अपना पैशन दिखाएं और एक्सेल करें। फील्ड कोई भी है, चाहे आप एजुकेशन में जाएं। आज के दिन हमारे देश को शांति दूत के तौर पर भी अब जानने लग गए हैं और हमारे देश को अब हथियारों की जरूरत नहीं, हमारे देश को अच्छे अध्यापकों की जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी में भी यदि जो लोग हैं और वो एक बहुत अच्छे काम करते हैं, उनके काम को हमेशा लोग याद भी रखते हैं। और हमारे जब भी मैं फील्ड में बहुत रहा हूँ, तो फील्ड में हमेशा लोग ये देखते रहते हैं कि हमारा एसडीएम कैसा है, हमारा डिप्टी कमिश्नर कैसा है या हमारा एसपी क्या कर रहा है और उसने क्या किया है। कई बार हमें नहीं पता होता, बट लोग हमें असेस करते हैं। तो हमेशा आप जो भी करें अच्छा काम करें और यदि आपने सेल सर्विसेज की तरफ सोचा है, तो इसी ध्येय के साथ आए कि हमने
आम आदमी की सेवा करनी है। और हम रियल सेंस में, क्योंकि हम हैं पब्लिक सर्वेंट है, तो हमें पब्लिक का सर्वेंट के तौर पर ही उसकी सेवा का एक ध्येय लेकर हमें सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को करना चाहिए। प्रिपरेशन के लिहाज से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रिपरेशन में ये है कि आपने बिल्कुल मछली की आँख की तरह अपना ध्येय बनाए, और जो आपके टारगेट्स हैं, उस टारगेट्स को सामने रख के, और फिर पूरी एक अथक मेहनत तो करनी पड़ती है। उसके लिए आपको थोड़ा-सा दुनियादारी से अलग होकर और अथक परिश्रम और मेहनत करते हुए आपको कब आप आगे बढ़ना होता है, और बुज़ुर्गों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से आपको सफलता अवश्य मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बात निश्चित रूप से अपने ध्यान रखिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हों, तो एक तो फ़ोकस रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि ये ध्यान में रहना चाहिए कि जब आप किसी ज़िम्मेवारी, बड़ी ज़िम्मेवारी, सिविल सर्विसेज़ की ज़िम्मेवारी की बात करते हैं, तो आम जन के हित के लिए आपके ज़हन में होना चाहिए कि आप इसके लिए मुकाम हासिल करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।